और सरकार के प्रवक्ता हैं सुबोध उनियाल जी, आपका बहुत स्वागत है। माइक उठा लीजिए, अब माइक ले लीजिए सुबोध जी। आप सवाल पूछ रहे हैं तो माइक भी ले लें। जी, तो मेरा पहला सवाल ये है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस ये क्लेम करते रही है कि कई लोग सरकार में जो जुड़े हैं वो वापस आ सकते हैं, उनकी घर वापसी हो सकती है। आप सरकार में मंत्री हैं, आप दोनों कभी एक ही पार्टी में होते थे, आज अब अलग अलग पार्टियों में हैं। आपकी सरकार के एक मंत्री गए भी हैं कुछ समय पहले, कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इस दावे में आपको कितनी सच्चाई लगती है कि कुछ और लोग और जा सकते हैं? देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग शामिल हो रहे हैं, उनसे नाम पूछ लीजिए। इसमें कोई सस्पेंस वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इनका दरवाजा खटखटा रहा है तो इनको बताना चाहिए कौन दरवाजा खटखटाने आया है। प्रश्न ये है कि देखिए, डूबते हुए जहाज में कौन जाकर के बैठेगा, ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है। तो कौन इनके डूबते जहाज में बैठना चाहता है, स्वयं इन्हीं से पूछ लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन डूबते हुए जहाज में तो आपके एक मंत्री बैठ गए सरकार के, कुछ दिनों पहले यशपाल जी थे, वो चले गए कांग्रेस में। एक विधायक और एक मंत्री। कभी कभी ग्रह दशा जो होती है ना, आर्या जी को लगा कि बाजपुर सीट में उनकी सीट खतरे में पड़ रही है, जिससे किसान आंदोलन चल रहा था, और जिस तरह मोदी जी ने जो वापस ले लिए, अब आर्या जी भी परेशान है कि अब क्या होगा जी। तो अपने स्वयं के स्वार्थ में वो गए। आर्या जी हम लोगों के साथ आए थे, हमारे अच्छे संबंध भी हैं, संबंध हमारे गणेश भाई से भी अच्छे संबंध हैं। लेकिन जब मेरा ये मानना है कि उनको जब एक टीम के रूप में हम आए थे तो उनको कहीं ना कहीं बात करनी चाहिए थी। तो अचानक बिना किसी से बात किए हुए जाने का मतलब यह है कि उन्हें स्वयं को लेकर संदेह था, और उसी घबराहट में संभवतः हमने जल्दबाजी में कदम उठा दिया। तो आपका कहना है ऐसी कोई भगदड़ नहीं है फिलहाल बीजेपी में? आपका क्या कहना है? गोदियाल साहब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, विपक्षी पार्टी है, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, और इस बार 2022 की लड़ाई में आप लोगों का बहुत ताकत इसमें लगी हुई है। आपको कितना ये लगता है, किस तरीके से आप लेते हैं अपने मंत्री जी के बयान को? देखिए, पहले तो ये मंच उपलब्ध कराने के लिए न्यूज़ 18 का हार्दिक धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से आज पूरे प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता था कि आप मंत्री जी से प्रदेश के विकास की कुछ बात पूछेंगे, लेकिन शुरुआत राजनीतिक मसले से हुई है। और मैंने एक बात पहले कही थी कि यदि भाजपा खेल शुरू करेगी तो खेल पूरा हम करेंगे। उन्होंने एक विधायक तोड़ने की कोशिश की और उसमें सफल हुए। हालांकि ये सब जानते हैं कि वो विधायक हमारी कमजोर कड़ी थी और जीतने की कोई संभावना थी नहीं, लेकिन फिर भी वो वर्तमान विधायक थे और हमने पूरी कोशिश की कि वो कांग्रेस न छोड़ें। लेकिन भाजपा इसमें सफल रही कि उन्होंने उनको कांग्रेस छुड़वा दी और भाजपा में शामिल हो गए। लेकिन मैंने कहा था कि यदि भाजपा खेल शुरू करेगी तो उस खेल को पूरा हम करेंगे। और वर्तमान में अगर ये इंटरवल है तो ये इंटरवल 1 और 2 के, मतलब एक गोल अगर उन्होंने किया तो हमने 2 गोल किए हैं। हम उन पर भारी हैं। हमने उनके मंत्रिमंडल का एक सदस्य, बहुत वरिष्ठ सदस्य, और एक विधायक अपने पाले में शामिल किया है, और ऐसा कि जिससे भाजपा तिलमिलाई हुई है। और आगे भी ये चेतावनी है भाजपा को, इस मंच से चेतावनी है कि वो जुर्रत करके देखें और अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। अच्छा सुबोध जी, अनुपम जी, इन्होंने कहा बराबर हिसाब किया, 11 में 1 का प्रतिशत निकाल लो और 57 में 1 का प्रतिशत निकाल लो, हिसाब बराबर नहीं कर सकते। हमने 10% कांग्रेस तोड़ने का काम किया है, और उनको तो ये हताशा और निराशा कहते हैं। मेरा मानना है कि आर्या जी भी हताशा और निराशा में गए हैं। अच्छा, एक बात है जो अभी कांग्रेस के अध्यक्ष जी कह रहे थे, उसके पीछे एक जो तर्क दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि भाई कांग्रेस से जो लोग बीजेपी के अंदर गए थे उनमें से कई लोग एडजस्ट नहीं कर पाए बीजेपी के माहौल में, वहां की राजनीति में, वहां के कल्चर में। इसलिए कहा गया कि भाई वहां घुटन महसूस करते हैं और हो सकता है कि वो पार्टी में वापस आना चाहते हो, इसलिए बात आई। आप इस बात से कितना एग्री करते हैं, क्योंकि आप भी तो कांग्रेस से बीजेपी में गए थे? देखिए, जब आप 2016 की घटना देखेंगे, हम लोगों ने कांग्रेस छोड़ने के पीछे सत्ता का कोई लालच नहीं था। ये तो आपको भी मालूम है कि खुलेआम तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था कि वापस आ जाओ, मंत्री पद ले लो, 25 करोड़ 30 करोड़ कमा लो, मैं आंखें बंद रखूंगा। मंत्री बनने की चाहत होती तो उसी समय बन गए होते।
प्रश्न था, जिस तरह राज्य के अंदर माफियाओं का साम्राज्य हो गया था, खनन माफिया, शराब माफिया राज्य में हावी थे और प्रदेश का चौकीदार खुलेआम निमंत्रण दे रहा था कि आओ लूट लो, 25 करोड़ 30 करोड़ में आके बंद रखूंगा। उन स्थितियों में राज्य को बचाने के लिए जिस तरह से राज्य भ्रष्टाचार के कंठ तक डूब चुका था, उसको बचाने के लिए हम लोगों को राजहित में पार्टी छोड़नी पड़ी और हमारे निर्णय पर इस प्रदेश की महान जनता ने मोहर भी लगाई। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न था, आपने देखा कि आधी कैबिनेट में लोग वो थे जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए थे। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान नहीं दिया, बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। इसका कोई तो मैं समझता हूं जिसके पीछे कोई ना सार है ना लॉजिक है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी में एडजस्ट होने का प्रश्न है, देखिए हर व्यक्ति का कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है और हम लोग भी इस बात को स्वीकार कर रहे थे। जिस तरह से एक लड़की शादी करके आती है ससुराल में, तो कुछ ना दिन उसको एडजस्ट होने में लगते हैं, लेकिन 5 वर्ष का समय काफी होता है। आज आप देखते हैं मैं पार्टी का प्रवक्ता भी हूं, मैं शासकीय प्रवक्ता के साथ साथ कृषि मंत्री हूं, हरक सिंह जी पावर मिनिस्टर भी हैं, फॉरेस्ट मिनिस्टर भी हैं, यशपाल जी जो गए वो भी मंत्री थे, रेखा आर्या जी मंत्री हैं। तो ये कहना कि एडजस्ट नहीं है, बिल्कुल ये हताशा और निराशा में कांग्रेस के लोगों की तरफ से ये उड़ाई गई हवाएं हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल नहीं, आप मुझे मौका देंगे? हाँ, आप प्लीज कहो। हाँ, ऐसा है, मौका मिलेगा। हाँ, क्योंकि आप उनसे दूसरा प्रश्न करने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा कि मेरा मौका कहीं जाया ना हो जाए। ऐसा है, उनियाल जी ने एक बात कही कि जब वो कांग्रेस में थे तब भ्रष्टाचार का बोलबाला था। उनियाल जी उस कांग्रेस पार्टी की सरकार में विधायक थे जिसमें बहुगुणा जी मुख्यमंत्री रहे और एक पेट्रोल में डीजल भरने के नाम पर लाखों रुपए का एक ही नंबर से पैसा विड्रॉ होता रहा। तो उसके बारे में भी कुछ कहेंगे? और भ्रष्टाचार की आपने अगर बात की तो इस सरकार के भ्रष्टाचार मैं गिना देता हूं। आपके विधायकों ने यह आरोप लगाया लिखित रूप में, आज जो कैबिनेट के सदस्य भी हैं और कुछ नहीं है, कुछ सिर्फ विधायक हैं, उन्होंने यह आरोप लगाया कि आपके एक मंत्री ने एक एक नौकरी के एवज में 10-10 और 15-15 लाख रुपए लिए। यह आरोप है, लिखित है, अगर आपको उपलब्ध कराना है तो मैं करा दूं उनकी लिखित कॉपी। उस पर क्या जांच हुई मुझे बता दिए। मुझे पहले जब आप कह रहे थे, जब आप कह रहे थे आरोप का जवाब दीजिए। नहीं, जब आप कह रहे थे मैंने बीच में नहीं। आरोप का जवाब लो ना फिर। अच्छा, एक नाम ले रहा हूँ। अच्छा, एक नाम ले रहा हूँ। एक सवाल मेरा आप दोनों से। यतीश्वरानंद ने सहकारिता विभाग में यह आरोप लगाया कि मंत्री 15-15 लाख रुपए लेकर नौकरियां दे रहे हैं। करने के बाद एक सवाल जब आप कह रहे थे मैंने बीच में नहीं कहा। आप मेरे प्रश्न को बरकरार नहीं कर सकते। गोदिया जी, आप दोनों से मेरा एक सवाल है। मैंने उनके बीच में नहीं कहा, मैंने बीच में नहीं कहा। जब वो कह रहे थे मैंने बीच में नहीं कहा, लेकिन जब मैं कह रहा हूं तो वो बीच में मुझे जब आपने कहा कि दूसरा पॉइंट एक विधायक, आपकी पार्टी का विधायक एक मंत्री के खिलाफ मुख्यमंत्री को शिकायत लिख रहा है कि मंत्री आरोप 15 लाख में बेच रहा है। ये प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा है। ये आपके नेताओं के अच्छे दिन के नारे के खिलाफ धोखा है राज्य का और इसके लिए आपकी सरकार को माफी मांगनी चाहिए। मेरा एक सवाल आप दोनों से है। भ्रष्टाचार का बड़ा प्रमाण हो ही नहीं सकता। दूसरा उदाहरण, मेरा एक सवाल आप दोनों से है। भ्रष्टाचार का दूसरा उदाहरण, मेरा एक सवाल दोनों से है, अध्यक्ष जी। कुंभ जैसे पवित्र मौके पर कोविड टेस्टिंग के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए की ठगी कर दी गई। अब इसका भी जवाब सुन लो, कर दिया गया। इसका भी जवाब सुन सरकार उसकी जांच को डिवाइड कर दिया, पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना पड़ेगा। ये सरकार पॉइंट टू पॉइंट आपको जवाब देना पड़ेगा। लवादा पहनी आज कोविड के अंदर बदमाशी भी थी, उसको पकड़ने का काम लवादा पहने हुई है। ये कोविड को पकड़ने का काम स्वयं सरकार के मंत्री ने किया और सरकार के मंत्री के द्वारा ही जांच उठाई गई। कुंभ जैसे मौके ये बहुत साफ स्पष्ट है। हमने एक सवाल अगर करप्शन हुआ है, एक सवाल करप्शन हुआ तो करप्शन को रोकने का काम किया। एक मिनट आप दोनों एक मिनट अभी वर्तमान मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के द्वारा वर्तमान धामी कहा गया वर्तमान मुख्यमंत्री धामी। अच्छा ये बताइए, अच्छा आप दोनों ये एक मिनट आप दोनों शांत होइए। मेरा जवाब देने दीजिए।
151 पट्टे हरिद्रावत की सरकार में आकंठ डूबे हुए हैं। और एक भी पट्टा हमारी सरकार में एक मिनट ये नारेबाजी है, नारेबाजी काइंडली बंद करिए। ये नारेबाजी काइंडली एक बंद करिए। मेरा एक सीधा सवाल है, 2022 की लड़ाई में, 2022 की लड़ाई में सुबोध जी, 2022 की लड़ाई में इस प्रदेश को खनन माफियाओं को बेच दिया गया, इस प्रदेश को शराब माफियाओं को बेच दिया गया, इस प्रदेश की अस्मिता दांव पे लगा दी। ये हाल कांग्रेस शासन के थे। मेरा एक सवाल आप दोनों से है। एक सवाल मेरा आप दोनों पार्टियों से, आप भ्रष्टाचार पर गोदिया जी एक मिनट। और भ्रष्टाचार के प्रश्न पर विपक्ष की आवाज को इंटरप्ट करके दबाने की कोशिश होगी, सफल नहीं होगी। एक एक सवाल का जवाब सुनिए, सफल नहीं होगी। एक एक बात का जवाब सुनिए। आरोप लगाते तो जवाब सुनना होगा। आरोप लगाने के बाद जवाब सुनना। 2022 की लड़ाई में मैं पहला सवाल आपसे पूछ रहा हूं। 2022 की लड़ाई में बीजेपी कहती है कि मैं मिथक तोड़ेंगे कि एक पार्टी की सरकार 5 के बाद रिपीट नहीं होती। एक मिथक है, उत्तराखंड में अभी तक 4 जो चुनाव हुए हैं कि दोबारा रिपीट नहीं होती। बीजेपी का कहना है हम ये मिथक तोड़ेंगे क्योंकि आपने सरकार में 5 साल काम किया, आप कांग्रेस सरकार में भी रहे, आप इस सरकार में भी रहे। आपको क्यों लगता है कि बीजेपी दोबारा आएगी? और यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा, इस सवाल का जवाब आप लगता पाएंगे? इसलिए लगता है, देखिए विपक्षी दल 5 साल सत्ता में विपक्ष में जाने के बाद 4 वर्ष तक की कुंभकर्णी नींद के बाद अचानक चुनाव को देखे जागा। लेकिन हमने जब से सरकार बनी पहले दिन से अपने जिन वादों को लेकर हम जनता के बीच गए, जो हमारा चुनाव का जो घोषणा पत्र था, उस संकल्प पत्र का अनुपालन करने के लिए हम आगे बढ़े। और जो डबल इंजन की बात करते हैं, 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस छोटे राज्य में भारत सरकार के द्वारा हमको मदद दी गई। चाहे वो ऑल वेदर रोड हो, चाहे वो रेलवे का एक नेटवर्क बिछाने का प्रश्न हो, चाहे हर घर नल हर घर जल का प्रश्न हो, इसी तरह तमाम योजनाएं एग्रीकल्चर के सेक्टर में। मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, राज्य निर्माण से लेकर 2017 तक जितना पैसा इस राज्य में आया, उससे ज्यादा पैसा मैं 5 वर्षों में अकेले लेकर भारत सरकार की मदद से आया। आज डबल इंजन की सरकार के अलावा जिस तरह से हमने अटल आयुष्मान योजना के माध्यम से इस राज्य के हर आदमी के स्वास्थ्य की गारंटी लेने का काम किया, जिस तरह से हमने वात्सल्य योजना में उन लोगों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई जिनके माँ बाप इस कोविड के दौरान गुजर गए, जिस तरह से हमने महिलाओं से लेकर के नौजवानों के आंखों के आंसू को पूछने का काम किया, जिस तरह से अगर आप देखेंगे कृषि के क्षेत्र में हरियाणा से ज्यादा इनपुट सब्सिडी हमारा राज्य दे रहा है। डेवलपमेंट बीजेपी का बड़ा सवाल होगा, डेवलपमेंट के सवाल पे जाएंगे। अगर आपको मौका दे कांग्रेस को तो लोग क्यों मौका दे, जरा स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत उम्दा प्रश्न है। मैं उम्मीद करूंगा बड़े भाई से कि मैंने उन्हें बीच में बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, वो भी नहीं करेंगे। अगर अपनी बात करोगे तो मैं अपनी बात करूंगा। आरोप करोगे तो मैं जवाब दूंगा। नहीं, आपको मौका मिलेगा तब देना। आरोप करोगे मैं जवाब दूंगा। आपको जब मौका मिलेगा तब देना। अपनी बात कहने का सबको हक है। ऐसा है? नहीं, देखिए ए भाई जरा शांत रहना। अरे भाई शांति कृपया बनाए रखिए। अरे भाई, ओ भैया तुमने यहाँ पर अखाड़ा बनाया हुआ क्या यार? अरे बोलते रहते हैं आप लोग शांति बनाए रखिए कृपया। अखाड़ा बनाया हुआ है क्या यहाँ पे? एक मिनट। अगर 20-25 लोग नारेबाजी करेंगे तो किसी की भी बात नहीं आ पाएगी, किसी की भी बात सामने नहीं आ पाएगी। ऐसी नारेबाजी ना करें। अगर आप 20-25 लोगों को यहाँ पे ला करके संख्या बल पब्लिक दिखाएगी, यहाँ के संख्या बल का रिजल्ट नहीं आने वाला, जनता संख्या बल का रिजल्ट देगी। इतने बदतमीजी करके पूरे माहौल खराब करना चाहते हैं। ज्यादा आदमी ला करके आप सोचते हैं आपकी आवाज बहुत बड़ी भी है। अरे भाई आपके लोग कर रहे हैं, इतना डिस्टर्ब करने क्या मतलब है आप लोगों का? बेवकूफ वाली बातें नहीं। देखो ये अच्छे माहौल को खराब 30 सेकंड में कृपया अपनी बात आप ही के वर्कर हल्ला मचा रहे थे, आप ही के वर्कर हल्ला मचा रहे थे। अपनी बात कर रहे हैं ना आप जनता से बात कीजिए। आप 1 मिनट भाई, हेलो प्लीज आप लोग शांति बनाए रखिए। कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, मुझ पर विश्वास है ना, चुप रहिए। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आदरणीय उनियाल जी पर विश्वास होना चाहिए। कोई हल्ला नहीं कर रहा है। देखिए ऐसा है, आपने कहा नंबर 1 बात, आपने कहा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की इन्होंने बात की। वो इन्वेस्टमेंट में 50,000 करोड़ रुपया कर्णप्रयाग, ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल लाइन है उसका है, जो कि कांग्रेस के टाइम में शुरू हो चुकी थी। मैं गिना दूं,
उसके बाद चारधाम जो परियोजना है उसका खाका लेखा जोखा कांग्रेस के समय में निश्चित हो चुका था, कार्य आपके समय में हुआ। और आपको याद होगा कि उस योजना की शुरुआत के समय, जब यहां उस योजना की शुरुआत हुई तो हरीश रावत जी उस योजना की शुरुआत के समय वहां पर फाउंडेशन स्टोन के समय में वहां पर मौजूद थे। मैं याद दिला दूं आपको। नंबर 2, 1 मिनट भाई, 1 मिनट। सवाल यह है, इनके वापस आने की संभावना इसलिए नहीं है कि इन्होंने बड़े बड़े बातें करके अच्छे दिनों का वादा किया था, और अच्छे दिन ये आए कि आज उत्तराखंड बेरोजगारी के स्तर पर पूरे देश में दूसरे नंबर पर आ चुका है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब कहां था वो भी देख लीजिए, और आज उत्तराखंड कहां है वो भी देख लीजिए। आपका कहना है कि जो आप भी आपकी सरकार के समय के काम से उन्होंने आगे बढ़ाया, जितना समय उनको दिया मुझे भी देना पड़ेगा, समय ये की मेरा कमी हक है। है। दूसरी बात, महंगाई। समापन का वक्त हो गया है सर। आज कितने लोग यहां पर मौजूद हैं जिनके परिवार वाले खुले रूप में टमाटर खरीद सकते होंगे? जरा हाथ उठाइए तो। है कोई धनाढ्य ऐसा? बीजेपी के लोग हाथ उठा रहे हैं, ये पैसा इनके पास है। 120 रुपए टमाटर खरीदने का पैसा इनके पास है। सर समय की कमी है हमारे पास। बीजेपी के लोग हैं, हमारे बाकी 120 मेहमान रुपए अगले सेशन के टमाटर गेस्ट समय इंतजार कर समय रहे हैं। समय कम है। मैं आप दोनों के मेहमानों की बात अनुपम जी, मानता हूं। अनुपम जी, बहुत धन्यवाद आपका। अनुपम जी, लेकिन अब इन्होंने जवाब दिया। वापसी का बहुत बहुत शुक्रिया सर। कोई संभावना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया ये सर। बातचीत का सिलसिला अलग मंचों समय पर की जारी कमी है, रहेगा। बहुत माफी के साथ, बहुत माफी गणेश के गोदियाल साथ। जी, बहुत सुबोध धन्यवाद दुनियाल जी, दोनों का। सर समय की कमी है इसलिए आपको रोक रहे हैं। अनुपम जी, महंगाई की हालत है और अच्छे दिन आ रखे अनुपम जी, आपको देखिए प्लीज केओस मत कीजिए, शांत हो जाइए, शांत। अनुपम जी, जिस तरह से इन्होंने स्वीकार किया है, मनमोहन राय जी, बहुत धन्यवाद, किया, बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों को अपनी बात रखने का। सुबह ऐसे- मनमोहन राय जी, मनमोहन राय बताया जी। कि क्यों बीजेपी रिपीट करी, और आपने बताया कि क्यों कांग्रेस को आना चाहिए। ऐसे तो किसी की बात कहीं तक नहीं पहुंच पाएगी। प्लीज शांति बनाए रखिए आप लोग। आपकी आवाज तो है ही नहीं। शांति बनाए रखिए प्लीज। देखिए ये तरीका नहीं होता है, ये कोई तरीका नहीं होता है। आइए मनमोहन राय जी। देखिए प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये कोई सियासी अखाड़ा नहीं है, प्लीज शांत हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सियासत का अखाड़ा नहीं है कांग्रेस के समर्थकों। आप सबसे रिक्वेस्ट है, कृपया शांति बनाए रखिए। ऑडियो दीजिएगा। और एक सेकंड, देखिए एक सेकंड। इस तरह का व्यवहार ये बड़ा ही बहुत ही गलत है तरीका।